स्वागत है आपका सहारा समय में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। पाकिस्तान की कठपुतली सरकार पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई चल रही है और पाकिस्तान की मदद से आंशिक कब्जे के बाद अब सरकार गठन में भी एक बार फिर पाकिस्तान की छाप दिखाई दी है। अफगानिस्तान में बनी नई तालिबान सरकार में आतंकवादियों का बोलबाला है। ऐसे आतंकवादी जो पाकिस्तान और आईएसआई की सरपरस्ती में पले बढ़े और उन्होंने पाकिस्तान के इशारे पर अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया है। काबुल में आईएसआई चीफ के डेरा डालने के बाद आनन फानन में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के नाम शामिल कर तालिबान ने नई सरकार का ऐलान कर दिया और कहा कि देश में शरिया कानून ही चल पाएगा। अफगानिस्तान में मोस्ट वांटेड सिराजुद्दीन हक्कानी को तालिबान ने देश का नया गृह मंत्री यानी इंटीरियर मिनिस्टर बनाया है। हक्कानी के सर पर $50 लाख का इनाम है। अफगानिस्तान में हसन अखुंद की अगुवाई में नई सरकार का गठन हो चुका है। 33 सदस्यीय सरकार में हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया है, जबकि तालिबान के नंबर 2 नेता मुल्ला गनी बरादर उप प्रधानमंत्री की भूमिका में होंगे। पाकिस्तान सिराजुद्दीन हक्कानी को अफगानिस्तान का गृहमंत्री बनवाने में कामयाब रहा है। यानी पाकिस्तान की चली है और अफगानिस्तान में अब सरकार पाकिस्तान के इशारे पर गठित हो गई है। तो पाकिस्तान की सरकार कठपुतली सरकार का गठन अफगानिस्तान में हो गया और इस पर महत्वपूर्ण चर्चा हम करेंगे, जिसमें हमारे साथ बीजेपी के खास हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आनंद साहू बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है नोएडा स्टूडियो में। कांग्रेस के नेता संजय गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार और मुस्लिम स्कॉलर मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सहारा समय में। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि सरकार का जिस तरीके का गठन हुआ है उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में हलचल है, क्योंकि जिस बात की आशंका थी कि तालिबान की सरकार अपने आप में आतंकवादियों से भरी हुई होगी और उसमें तालिबान के दृष्टिकोण से भी थोड़े मॉडर्न जो नेता हैं उनको तरजीह नहीं दी जाएगी, वैसा ही हुआ। ज़्यादातर नेता उसी ज़माने के हैं, पुरानी सोच के तालिबान के आतंकवादी हैं और उनको कैबिनेट में स्थान मिला है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर दूसरे मंत्री। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क का दबदबा सरकार में कायम कर पाने में कामयाब रहा है। ऐसे कई आतंकवादी हैं जो कि हक्कानी नेटवर्क का हिस्सा रहे हैं। अब ऐसे में देखना है कि भारत तालिबान के प्रति क्या रणनीति अपनाएगा। फौरन मान्यता की बात तो फिलहाल हम खारिज कर सकते हैं, लेकिन क्या भारत की अप्रोच होगी और इस क्षेत्र में सेंट्रल एशिया में जो पूरी सिक्योरिटी संबंधी जो सिनारियो है उसमें क्या परिवर्तन होगा, भारत की जियो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और भारत की भू राजनीति पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, इन तमाम पहलुओं पर हम खास चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारे साथ आनंद साहू जो रूलिंग पार्टी ऐसे ही हैं उनका रुख करूंगा। आनंद जी, आप बताइए कि जो रूलिंग जो क्लास है भारत में उसका अब आपको क्या स्टैंड नज़र आता है? आपको ऐसा लगता है कि भारत इस सरकार को निश्चित रूप से मान्यता नहीं देगा या फिर भारत कुछ समय तक वेट करेगा, वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएगा? आखिरकार क्या करेगा भारत? देखिए, भारत निश्चित रूप से त्यागी जी, हमारा जो सरकार है, हमारी सरकार का नीति रही है कि हमारे क्षेत्रीय जो है शांति रहे और खुशहाली रहे। लेकिन जिस प्रकार से तमाम आतंकवादी गुटों के द्वारा मिलकर के ये सरकार बनाई जा रही है, तो ये और वो तालिबानी खुद कह रहे हैं कि हम चाइना को बुलाएंगे, पाकिस्तान को बुलाएंगे, टर्कीज को बुलाएंगे और इस प्रकार का एक जो विचारधारा है उनका कि हम और बाकी देश को नहीं बुलाएंगे, उससे स्वयं ही अपने आप में वो विवाद को न्योता दे रहे हैं। कि ग्लोबल डिप्लोमेसी में ये होता है जहाँ तक कि अगर हम कोई भी नई सरकार होती है और बुलाते हैं तो सभी को बराबर, जैसे भारत ने आसपास के सभी लीडर्स को, उनके प्रमुख नेताओं को, प्रधानमंत्रियों को निमंत्रण का सवाल है। निमंत्रण का सवाल है, तालिबान की अब तक जिन देशों के साथ करीबी रही है उन सबको वो बुला रहे हैं और निश्चित रूप से भारत के साथ तो करीबी नहीं रही है। नहीं, देखिए, अफगानिस्तान का रिश्ता हमारा अच्छा रहा है, लेकिन तालिबान के तालिबानियों के साथ नहीं रहे, क्योंकि उनका जो नीति है, आते ही वो शरिया कानून लागू करने की बात कह रहे हैं। उनके तमाम आतंकवादी को जो डिक्लेयर्ड हैं, जिसके सर के ऊपर $50 लाख, यानी इतना इनाम है, अमेरिका जैसे विश्व का जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र ने रखा है,
उस व्यक्ति को गृह मंत्री बनाया जाता है। आप समझिए, और इस प्रकार का, और पाकिस्तान, देखिए सबसे बड़ा खतरा क्या दिख रहा है त्यागी जी, कि जिस प्रकार से आतंकवादी यहाँ हावी हो रहे हैं, ये केवल हमारे लिए खतरा नहीं है, पाकिस्तान के जरिए ये और भी अन्य रास्तों में जाकर के पूरे विश्व की शांति को भंग कर सकते हैं। टेररिज्म का जो केंद्र है पाकिस्तान तो है ही, अब अफगानिस्तान भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और मैं वो सरकार की अप्रोच की ग्लोबल बात कर रहा टेररिज्म था, के ऊपर जो हमारा जो अप्रोच की बात कर रहा था मैं, वो आनंद कहीं जी। ना कहीं संजय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा भारत का है। स्टैंड क्या होना चाहिए, और क्या भारत का स्टैंड वही रहा है जिसकी उम्मीद आपको थी या आप कर रहे हैं? देखिए, अभी तक तो ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा शासित इस हमारी सरकार के अंदर जो केंद्र में काम कर रही है उसका स्टैंड क्या है। आज तक पूरे देश में, विश्व में ये पता नहीं चल पाया कि इस पूरे मसले पर जो तालिबान ने वहाँ कब्जा किया अफगानिस्तान के अंदर, और आज सरकार की घोषणा हुई है, उसमें भारत का स्टैंड क्या है, सरकार का स्टैंड क्या है, ये आज तक क्लियर नहीं होके दे रहा है। यूएनएससी की अगर मैं मीटिंग की बात करूं, जब भारत हेड कर रहा था, आखिरी दिन जब लास्ट मीटिंग हुई उसमें भारत के नेतृत्व के अंदर ही इस तालिबान के ऊपर से जो रोक थी वो हटाई गई। ये हमें समझना पड़ेगा जब आप पूछ रहे हैं स्टैंड की बात। और मैं अगली बात कर रहा हूँ कि किसी तरह का कोई विश्व के अंदर कहीं पर भी इसका कोई विरोध में, अभी मैं सुन रहा था साहू साहब को बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे, मगरमच्छी आंसू बहा रहे थे। मैं जानना चाहता हूँ साहू साहब, बता दीजिए कि क्या स्टैंड है, क्या आपने पूरे विश्व के अंदर कोई एक स्टेटमेंट दिया है, आपके विदेश मंत्री ने दिया हो, आपके प्रधानमंत्री ने दिया हो, कोई भारत इसके अंदर जो मजबूती से सामने उभरना चाहिए था, कहीं कोई बात है कि 3 लाख करोड़ रुपए आज हमारा निवेश वहाँ अफगानिस्तान के अंदर, सुन लीजिए, ऐसे नहीं भाई साहब, आप सुनिए जरा प्लीज, ये तरीका नहीं है डिबेट का। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, सुनिए आप जरा, ये आप हमेशा डिबेट में ऐसे करते हैं, सुनिए आप जरा प्लीज, अभी आप सुन लीजिए जरा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आपको मिर्च लगती है कश्मीर के ऊपर जिस तरह, अरे सुनिए ना भाई साहब, आप बीच में, और इस प्रकार का नहीं बोलिए, बोलिए, आप कौन होते हैं? आप अपनी बात बोलिए, मैं अपनी बात कर रहा हूं, सुनिए प्लीज। यू कैन नॉट डिक्टेट, अगर ये एंकर है, यू आर ट्राइंग टू बिकम एंकर, इट इज नॉट पॉसिबल। आप दोनों से मेरा अनुरोध है कि हम एक सार्थक चर्चा करना चाहते हैं। नहीं, हम सार्थक चर्चा करना चाहते हैं। संजय जी, आनंद जी, नहीं, आप दोनों से मैं अनुरोध करता हूं, आप दोनों से मैं अनुरोध करता हूं, अभी प्रोग्राम, नहीं, एक मिनट संजय जी, एक मिनट आनंद जी, मेरा आप दोनों से ये अनुरोध है, गुजारिश है कि ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप दोनों बड़े अच्छे दोस्ताना अंदाज में बात कर रहे थे। आप स्टूडियो में थोड़ी देर पहले आए थे और अच्छे दोस्ताना अंदाज में बात कर रहे थे। संजय जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। एक मिनट आनंद जी, कश्मीर आप अपनी बात पूरी कीजिए। कि जिस तरह का रुख कांग्रेस सरकार नहीं, किस तरह की तरीका है भाई साहब, ये डिबेट का तरीका नहीं है। प्रकार से बात करेंगे, आप मुझे सजेशन देने दो, मैं डिबेट आप कुछ भी बोल, मैं तो आप दोनों से अनुरोध कर रहा हूं साहब, मैं तो आप, एक मिनट, मैं क्या आचरण है ये? अरे आनंद जी, एक आचरण मिनट, है जो आनंद जी, एक मिनट, देखिए क्या आचरण है इनका, आनंद जी, एक मिनट, पता है कांग्रेस का आचरण क्या अरे है? आपका आचरण देश देख रहा है, देख रहे हैं ना, देखने दीजिए। एक मिनट आनंद जी, मैं सर अपनी बात कंप्लीट कर लूं। देखिए, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया के इशू के ऊपर आप बात पे कर रहे दबाव हैं, है, लेकिन पूरे इलाके की सिक्योरिटी का ताल्लुक है और भारत के बहुत सारे हित इससे जुड़े हुए आपका हैं। टर्न आएगा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ऐसे गुर्रा नहीं सकते आप। एक क्या तरीका बीच में आप आपका क्या तरीका है इस तरह से व्यवहार करने का? नहीं, ये तरीका गलत है। आप अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ये नहीं, आप क्या हैं? कांग्रेस का औकात देखिए, अरे आप अपनी औकात देखिए, आप अपनी औकात देखिए, आप बता रहे हैं यहाँ भाषण दे रहे हैं, आरएसएस के लोग हैं, क्या बोल रहे हैं? नथुराम गौडसे के लोग, अरे नथुराम गौडसे क्या था? आप देखिए अपनी औकात। ये सारे विषय हम डिस्कस करने नहीं आए। हमारा विषय, एक मिनट, हमारा विषय आप दोनों से, आप दोनों महानुभावों से मेरी बहुत गुजारिश है, विनम्रता के साथ, मैं विनम्रता से अपनी बात आपसे कह रहा हूं। एक मिनट साहू जी, एक सेकंड, साहू जी, आपकी बारी आएगी तब आप बोल लीजिएगा। संजय जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, कृपया। देखिए, आप व्यक्तिगत टिप्पणियां करने की बजाय अफगानिस्तान पर चर्चा कीजिए। अफगानिस्तान पे इतनी बात, आनंद जी, अपनी बात पूरी कर दीजिए। जी, संजय, मैं अगली बात पूछ रहा हूँ, कश्मीर पे जब उनका रुख ही है, जहां आतंकी गवर्नमेंट बन रही है, क्या भारत ने इसके अंदर कोई ध्रुवीकरण किया? कुछ देशों से बात की, विदेश में हमने बहुत बड़ा शोर सुना था कि 2014 से सुन रहे हैं कि भारत का नया उदय हुआ है, विश्व के पटल पे बहुत बड़ा ही हमारी एक पहचान बनी है, बड़ी हमारी जबरदस्त
विश्व के अंदर एक कंट्रोल बनाया। अरे एक निश्चित शब्द रूप हम से। अफगानिस्तान पे बात नहीं कर पाए हैं। काफी क्या बात आपने हुआ है। क्या फिर आप सर, कांग्रेस सर को- भाटिया साहब कांग्रेस मुझे के नेता संरक्षण से दें। बात करके आइए भाटिया आप। जी मुझे संरक्षण एक मिनट, दीजिए। आनंद जी, कानून नहीं है। आनंद भाटिया जी क्या मुझे बात संरक्षण हो रही दें। है? आप झूठा भाटिया जी आनंद मुझे जी, संरक्षण दें। आनंद जी, मैं आप ही के पास आऊंगा भाटिया जी मुझे उसके संरक्षण फौरन दीजिए। बाद, उनकी बात पूरी होने के बाद मैं आपका जवाब जरूर लूंगा। मुझे मैं आपको संरक्षण आश्वस्त दीजिए करता सर, हूं। आप किस तरीके से मैं निवेदन आश्वस्त करूंगा करता हूं संजय जी, आप जल्दी से मैं अपनी बात आपसे पूरी निवेदन कीजिए। ये खत्म कर रहा हूँ, आखिरी पॉइंट है जी। कि इतना बड़ा हमारा जब उसके अंदर उदय हुआ 2014 के बाद, विदेश नीति के अंदर पूरे विश्व में जगह बनी, आज हम एक शब्द नहीं कह पाए। मैं इसमें एक बात कह के खत्म कर दूंगा कि बहुत शोर सुनते थे जिनका पहलू में, तो जो चीरा तो कतराएं खूबे नहीं निकला। हम इतना बड़ा जो विदेश नीति का चलिए, अच्छी महिमा बात है, मंडन कर अच्छी रहे बात थे, है, लेकिन कोई एक शब्द बाहर नहीं आया। संजय जी, ये मैं कहना चाहता हूं, आरोप है मेरा। भारत ने मैं वेट बताता एंड हूं। वॉच की पॉलिसी अख्तियार की और भारत ने लंबे समय तक यही कहा कि अभी स्थिति फ्लूइड है, डायनेमिक है, इवॉल्व हो रही है, और जब वो स्थिर उसके होगी बाद- तब हमको पता चलेगा कि तालिबान जी, उसके के ऊपर बावजूद हमको भी- क्या टिप्पणी करनी चाहिए। आनंद जी, उसके बाद भी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री के अलावा हमारे जो सुरक्षा सलाहकार हैं माननीय अजीत डोभाल जी, और रक्षा मंत्रालय के माध्यम से रशिया के साथ भी बात हुआ है, उसको खुलासा किया गया है कि स्थिति को गंभीरता से हमको वॉच करना पड़ेगा, वहाँ कहीं विश्व के लिए खतरा ना हो, इसके लिए हमें पूरी तरह से चौकन्ना रहना पड़ेगा। और रक्षा मंत्री जी ने भी कहा इस बात को कि हम पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं, एक एक मोमेंट का हम लोग ध्यान रख रहे हैं, और पूरे दुनिया के लोगों के साथ संवाद हो रहा है, और हम उचित समय आने पे हम पूरी कार्रवाई के लिए भी तत्परता से तैयार हैं, ऐसा रक्षा मंत्री जी का बयान आया है। और उसके बाद ये कांग्रेस के लोग कोई उल्टी सीधी बातें करेंगे और अरे देश आप को गुमराह नाथुराम करेंगे। गौडसे के लोग अरे हैं, आप अपना छोड़िए, जवाब दीजिए ना। कांग्रेस चलिए के हम- वजह अरे से आप फालतू बातें पाकिस्तान करें, बना, बताइए आउटकम क्या है? कांग्रेस के वजह देखिए, से आपको आउटकम क्या बांग्लादेश हुआ? बना। नहीं, इस तरह से और कांग्रेस क्या नहीं, वजह इस तरह है? से डिबेट संचालित नहीं कर पाऊंगा मैं। और एक मिनट, की बात करते हैं। आनंद जी, आनंद जी, नाथुराम गौडसे के लोग हैं। अरे बताइए। संजय जी, एक बात मिनट, कर रहे हैं। संजय जी एक मिनट, आप देखिए संजय जी, मैं आपसे भी ये गुजारिश करूंगा, बंगारू लक्ष्मण के नहीं, लोग मैं आप हैं, दोनों से चलिए। गुजारिश करूंगा, जी। मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा, बंगारू लक्ष्मण और आपके नहीं, इन्होंने कभी नाथुराम कांग्रेस का नाम गोडसे, लिया। नाथुराम अरे गोडसे, ये कांग्रेस का सब विषय नहीं है, आपसे पूछ रहे हैं, आपकी ये इस सरकार वक्त है। हमारी डिबेट का टॉपिक नहीं है। आपसे हम जानना थोड़ा चाहते सा हैं, देश संयम जानना रखें। चाहता है। हमारे साथ मैं एक चीज- हमारे एक साथ चीज जोड़ना हमारे साथ चाहूंगा, मौलाना भाटिया जी। साजिद रशीदी जुड़े हुए हैं। रशीदी साहब, एक मिनट, रशीदी साहब, मैं आपके पास आऊंगा, बहुत देर से मैं आपके पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्टूडियो में कुछ दूसरा ही माहौल हो गया। मैं लौटूंगा आपके पास आनंद जी, फिर आप कुछ कहेंगे, उसको काउंटर संजय जी करेंगे। मैं रशीदी साहब आपसे कहूंगा, भारत सरकार का अब तक का जो रुख रहा है उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? आपको एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते तालिबान के प्रति भारत को किस तरह के रिश्ते रखने चाहिए? क्या तालिबान की इस सरकार को मान्यता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? आप एक मुस्लिम स्कॉलर के रूप में क्या महसूस करते हैं? पहले से अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं जी, और रिश्ते अच्छे ही रहने चाहिए। सरकारें बनती हैं, आती हैं और जाती हैं, लेकिन हमारे रिश्ते अच्छे रहने चाहिए, मेरा मानना ये है। क्योंकि अगर हम किसी को दुश्मन भी मानते हैं तो भी रिश्ते अच्छे बनाकर ही हम उसको काउंटर कर सकते हैं। दूसरी बात ये, जब पहली दोहा में मीटिंग हुई थी तालिबान के साथ में, अमेरिका, रूस और जापान मिलकर एक मीटिंग हुई थी, आपको याद होगा इंडिया का उसमें नाम भी नहीं था। हमारे एनएसए ने रूस से बात की और रूस से बात करने के बाद फिर हमारा नाम आया। हमने अपना नाम जानबूझकर डलवाया है। अमेरिका ने हमें नजरअंदाज कर दिया था, तालिबान के साथ वो हमें बिठाना भी नहीं चाहता था। तो हम 56 इंच का सीना लेकर और ये कहकर कि हम जो है विश्व के पटल पर बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं, हम इस बात को यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी ताकत, हमारी पोजीशन, हमारी हैसियत क्या है, कि हम तालिबान जैसे लोगों के साथ हम मीटिंग में शरीक नहीं हो सकते अगर रूस और अमेरिका न चाहे। मेरा मानना यह है कि हम जब एक मजबूत सरकार है और मजबूत देश है तो हमें अपनी आवाज को मजबूती के साथ उठाना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए वहां सरकार में कौन है, हमें ये देखना चाहिए हमारे देश के लिए, हमारे हितों के लिए हमें क्या करना है, क्या कहना है। अच्छी बात है रशीदी क्या साहब, बातें करनी मैं आपसे एक क्योंकि हमारा पॉइंटेड निवेश- रेस्पॉन्स चाहूंगा। आपकी बात समझ गया मैं कि अफगानिस्तान के साथ चूंकि पहले रिश्ते अच्छे रहे हैं, रिश्ते अच्छे ही बने रहे हैं, तो वो भारत के हित में है। अनेक जो हमारी जियो स्ट्रेटेजी के विशेषज्ञ हैं वो भी यही राय रखते हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल ये, क्या आप ये कह रहे हैं कि तालिबान की इस सरकार को, जो कि मुल्ला हसन के नेतृत्व में बनी है, जिसमें सिराजुद्दीन हक्कानी जैसा ड्रेडेड टेररिस्ट है,
जो कि पाकिस्तान के हक्कानी नेटवर्क का मुख्य आतंकवादी है, भारत को, इस सरकार को, क्या आप ये कह रहे हैं कि मान्यता प्रदान कर देनी चाहिए, भारत में दिल्ली में उसका दूतावास खोलना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ जी। सरकार को पूरी स्थिति पर नजर रखने के बाद एक स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि सरकार जब से तालिबान काबुल में घुसा है अभी तक कोई स्टैंड सरकार नहीं ले पाई। और हुआ ये कि जिसने तालिबान के बारे में बात की उसको देशद्रोह का मुकदमा लग गया और सरकार उस पर स्टैंड अभी तक भी अपना तय नहीं कर पा रही है। सवाल ये है कि जब कहीं सरकार आसपास में हमारे बनती है, पाकिस्तान बने, बांग्लादेश बने, नेपाल बने, भूटान बने, तो हमारे देश में चर्चा होती है उस पर। ऐसा नहीं कि चर्चा नहीं होती, सब लोग मिलकर चर्चा करते हैं, भाई कैसी सरकार होनी चाहिए, कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग नहीं आ रहे हैं, हमारे देश के लिए कौन अच्छे हैं, कौन अच्छे नहीं है। दूसरी बात ये, आप बार बार जो इस बात को कह रहे हैं कि वहां आतंकवादी सरकार में आ गए, आतंकवादी सरकार में आ गए, जब आप उनको बार बार आतंकवादी आतंकवादी कहते रहेंगे तो वो आपके साथ रिश्ते कैसे अच्छे रखेंगे भाई, वो आप खुद ही समझ लीजिए। नहीं तो हम मानना ये है कि नहीं, हम अगर यूएन की लिस्ट में उनका नाम है रशीदी साहब, तो उनको फिर उसी नाम से पुकारा जाएगा ना। आप व्यक्तिगत तौर पर क्या ये कह रहे हैं कि सिराजुद्दीन हक्कानी को हमें आतंकवादी नहीं कहना चाहिए? लगता है संपर्क राशिदी साहब से हमारा टूटा है, लौटेंगे हम उनके पास। आप बहुत संक्षेप में अपनी बात पूरी करें। एक मिनट, राशिदी साहब आ गए। जी राशिदी साहब, मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर संयुक्त राष्ट्र में उनका, अगर यूएन की जो बैंड लिस्ट है बैंड आउटफिट्स की, उसमें उन सब का नाम है, वो ग्वांटानामो बे के डिटेनी वहां पर रहे हैं, जेल में उन्होंने वक्त गुजारा है, उनके सरों पर इनाम है। हक्कानी नेटवर्क कितना बड़ा आतंकवादी संगठन है, भारतीय दूतावास पर हमले में उसका नाम था। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि हमें आतंकवादी उनको नहीं कहना चाहिए? सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि अमेरिका ने उनका नाम आतंकवादियों की लिस्ट में लिया था और अमेरिका ही उनकी सरकार बनाने में पेश है। अमेरिका ने ही उनको रास्ता दिया है। अमेरिका खुद तालिबान अफगानिस्तान छोड़कर भागा है, तो हम कहां खड़े हैं हमें भी देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। दूसरे में बड़ी अमेरिका पे तमाम सवाल हैं। बड़ी माजरत के साथ कहता हूं, हमारे देश के जो आज गृह मंत्री हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, वो भी तो तड़ीपार थे, आज देश के गृह मंत्री हैं। नहीं, वो संयुक्त राष्ट्र, नहीं वो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से बैंड आउटफिट्स में से थे क्या? नहीं, वो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से बैंड आउटफिट में है क्या? नहीं होना चाहिए। भाई देश का गृह मंत्री बन गया तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। मैं बताता हूं पहले, अगर वहां तालिबान में अगर पूरा हो गया तो वो नहीं, देश का गृह मंत्री जनता के वोट के बाद बनाया राशिदी साहब, और इतना ही तालिबान की तरह मिलिट्री टेक ओवर नहीं किया है। ये आप किस तरह की पैरिटी ड्रॉ कर रहे हैं, मेरी समझ से परे है। क्या तालिबान की सरकार वहां क्या तालिबान की सरकार वहां एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है? तालिबान की सरकार का महत्व हमारे सामने सिर्फ इतना है कि अमेरिका ने उस सरकार को बनवाया है। क्या बोल रहे हैं, क्या गारंटी है कि उन्होंने बनवाया है? हमारी हैसियत क्या है अमेरिका के सामने, हम ये देखें ना अपने आप को। क्यों हैसियत नहीं है? आपकी नहीं है, देश की हैसियत है, आपकी हैसियत जीरो है, इसलिए आप इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। भारत के 130 करोड़ की हैसियत नहीं है, क्या बोल रहे हैं आप? आपकी हैसियत जीरो है। आपके जैसे लोग देश के आतंकवादियों से भी खतरनाक है। मैं यहाँ बोलता हूँ टीवी में, आप तो एक बार भी नहीं बोल रहे हो। आप तो आतंकवादियों से भी खतरनाक लोग हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ मुंह में सामने, आपकी हैसियत कुछ है तो करके दिखाइए मेरे को। 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? आप लोग ऐसे घटिया लोग हैं, देश को बर्बाद करने के लिए वो आप कहते हैं। मैं तो शर्म आना चाहिए। बहरहाल एक मिनट मौलाना साजिद रशीदी साहब, मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा था कि आप मेरे जो सवाल हैं उसका जवाब देंगे। लेकिन बहरहाल आप जो घरेलू झगड़े हैं उनको लेकर आप टिप्पणी कर रहे हैं। बहरहाल मैं हमारे साथ संजय कुमार जी जुड़े हुए हैं। संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, मैं लौटूंगा आपके पास। संजय जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संजय जी, एक विश्लेषक की हैसियत से ये बताइए, एक बड़ी अजीबोगरीब, बड़ी पेक्यूलियर स्थिति वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यहाँ पर देखने को मिली है, जबकि तालिबान की सरकार वहाँ पर बन चुकी है काबुल में, और एक ऐसी स्थिति बनी है जबकि अमेरिका का भी उससे कोई गुरेज हो ऐसा नजर नहीं आ रहा। चीन उनके साथ खड़ा हुआ है और रशिया भी लगभग साथ ही है। यानी दुनिया की तीनों महाशक्तियां अगर हम देखें तो उनके साथ खड़ी है। भारत को अपना रवैया क्या रखना चाहिए आपके दृष्टिकोण में? देखिए, भारत जो है
हमेशा इसकी अपना एक स्टैंड रहा है। ठीक है, अमेरिका चाहे जितना ताकतवर हो, रसिया चाहे जितना ताकतवर हो, लेकिन भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर रहा है। डिप्लोमेटिक तरीके से अगर आप देखेंगे तो अमेरिका अपने को विड्रॉ किया। अब अमेरिकन पीपुल ही उनके विड्रॉवल पर जब सवाल उठा रहे हैं तो सोच लीजिए कि विश्व में उनका क्या छीछालेदर हो रही है। रसिया इस बात से जरूर खुश है कि चलो अमेरिका कम से कम वहां से तो निकला। तो ये अमेरिका और रसिया का स्टैंड है, लेकिन भारत का स्टैंड जो है, अगर इसने वहां पर इन्वेस्ट किया सलमा डैम से लेकर के पार्लियामेंट के निर्माण में, तो वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी विश्वास करता था भारत और चाहता था कि डेमोक्रेसी को मजबूती मिले। फिर मैं कह रहा हूं कि क्या तालिबान कोई चुनी हुई सरकार है? और अगर मिलिट्री द्वारा इन्होंने टेक ओवर किया, मिलिट्री तरीके से टेक ओवर किया है, तो भारत को वेट एंड वॉच करना होगा। क्या मानवाधिकारों का उल्लंघन वहां हो रहा है? क्या किसी को टारगेट किया जा रहा है? कोई शरिया कानून अगर नहीं मान रहे हैं तो उनको पनिश किया जा रहा है। वो दृश्य हम लोगों ने देखा था अफगानियों का कि किस तरह से वो पहिए को पकड़ करके और उस हवाई जहाज से अपने को भागने के लिए कोशिश कर रहे थे, भले उनकी जान चली जाए। तो जब इस तरह की स्थिति है, उसमें जब अफगानिस्तान में रहने वाले लोग ही अभी कोई निर्णय की स्थिति में नहीं है कि हमारी क्या स्थिति होगी, कल इनके जो कानून होंगे उस कानून के कौन कौन से वैसे पहलू होंगे जिसकी वजह से हमें जान गंवानी पड़ेगी, खास करके महिलाओं को लेकर के, महिला पत्रकारों को लेकर के, महिला शिक्षा को लेकर के जो सवाल है। अमेरिका कोई जो स्टैंड लेगा, कोई भारत अमेरिका का पिछलग्गू है क्या? चाहे जितना अमेरिका शक्तिशाली हो, लेकिन भारत का एक अपना स्टैंड रहा है। भारत स्टैंड लेगा कि अगर हक्कानी जैसे लोग, जिनको कि एक टेररिस्ट माना गया, एस्टेब्लिश टेररिस्ट है, वो गृह मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, भारत उनके साथ कभी खड़ा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ रसिया, ठीक है, उनके एक अपने निर्णय हैं, उनकी ज्योग्राफी जरूर अफगानिस्तान से मिलती है, लेकिन रसिया भी अभी बहुत खुल करके न उनके समर्थन में है और न उनके विरोध में, वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और चाइना और पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, तो पाकिस्तान तो वो चाहता ही है कि इस तरह की स्थिति पैदा हो वहां, जिसकी वजह से हमें मौका मिले वहां राजनीतिक रोटियां सेकने का। हमारा ये मानना है यहाँ पर संजय जी, मेरा ऐसा मानना है कि पाकिस्तान यहाँ पर खुद को बहुत सफल मान रहा है और बड़ी मुस्कान वहाँ पर फैज़ हामिद साहब की, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हामिद जो ISI के मुखिया हैं, काबुल में गए और उन्होंने चाय की चुस्कियाँ ली। एक विजय की मुस्कान है कि एक प्रॉक्सी वॉर के जरिए उन्होंने अफगानिस्तान का तख्ता पलट कर दिया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये बात अनेक मौक़ों पर देखी गई है कि टेक्टिकली पाकिस्तान की जो स्टेप्स होती हैं वो अच्छी होती हैं, वो टेक्टिकली स्ट्रांग होते हैं, लेकिन फाइनली ये सिद्ध होता है कि स्ट्रेटेजिकली वो वीक हैं। हमारे साथ विजेंद्र सिंह हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, जो कि लगातार विदेश मामलों पर और सिक्योरिटी अफेयर्स पर नज़र रखते हैं। विजेंद्र जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में आज हुई, और इससे पहले मैं जो रशियन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनकी बैठक की बात कर रहा हूं, जो कि आज NSA अजीत डोभाल के साथ हुई है। और इससे पहले पता चला कि CIA के जो चीफ हैं विलियम बर्न्स, वो भी कल भारत आए थे और उनकी भी भारत से बातचीत हुई है, हालांकि उस बारे में ज़्यादा शोर शराबा नहीं हुआ। आप इन मीटिंग्स को कैसे देखते हैं और यहाँ से आगे भारत की रीति नीति को लेकर क्या कोई स्टैंड आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है? देखिए, सबसे अहम बात केंद्र की धुरी बन, यानी कि जो भी एस्पेक्ट में उसकी धुरी अब पाक का रोल, अब यानी कि पाक का रोल था कि एक वो उसकी मदद की हो, लेकिन अब भारत इसमें कोई भारत 20 साल बहुत कुछ किया है और आवाम के बीच अनफॉर्चुनेटली विजेंद्र जी की आवाज़ हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, हालांकि काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। उस मीटिंग के जो अपडेट्स हैं वो हम आप तक दोबारा पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच में एक बार फिर हमारे जो साजिद रशीदी साहब हैं, मौलाना साहब, उनका रुख करूंगा, जो कि निश्चित रूप से इस्लामी कानून के भी विशेषज्ञ हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा रशीदी साहब कि शरिया कानून तालिबान के शासन में लागू हो गया, अब शरिया तो यूँ तो पाकिस्तान में भी लागू है ही, इसमें क्या डिग्री का जो डिफरेंस है ये ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान तो इससे पहले भी उसका नाम था जब अशरफ गनी की सरकार थी, और अब तालिबान आ गया। शरिया की अलग अलग डिग्रीज को, मतलब इस्लामिक जो मुल्क बनते हैं उनमें होता कैसे है ये थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप स्पष्ट करें। नहीं, देखिए, आपको ये जानकारी ज़रूर होगी
कि वर्ल्ड के अंदर करीब 56 मुसलमान देश हैं जी, उनमें से 2-4 देशों को छोड़कर तमाम में इस्लामिक शरीयत के कानून लागू हैं जी। और इस्लामी शरीयत के कानून क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक आदमी अगर चोरी करता है तो उसका हाथ काटना लाजमी है, ठीक है। अगर कोई आदमी जिना करता है तो उसको संसार करना है, पत्थर मार मार के उसको खत्म कर देना है, या उसको 100 कोड़े लगाने हैं अगर वो शादीशुदा है। तो ये इस तरह के कानून हैं। अगर मैं ये कहता हूँ इस्लामी शरीयत के जो कानून ये 50 ये देशों में सेकंड चल वाली, रहे हैं, ये जो दूसरी सजा है एक बार फिर से बताएं साहब, ये पत्थर मारने वाली और 100 कोड़े वाली, ये किस अपराध में है? जो जिना करता है, मतलब यानी रेप करता है, अच्छा, इस्लाम में उसकी सजा ये है कि अगर वो शादीशुदा है तो उसको 100 कोड़े मारे जाएं, और अगर वो अगर वो शादीशुदा है तो उसको संसार कर दिया जाए, पत्थर मार मार के खत्म कर दिया जाए उसको। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उसको 100 कोड़े मारे जाएं। यानी ये इतनी सख्त सजा है कि इस्लामिक देशों में कहीं कोई जिना, कोई रेप नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ रेप का रेशो बढ़ता जा रहा है, चोरी का रेशो बढ़ता जा रहा है, अगर ये इस्लामिक कानून, मैं ये नहीं कहता कि इनको इस्लामिक कानून बनाकर आप, वैसे रशीदी साहब मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूं, आप अपनी बात पूरी करें, कि पाकिस्तान में भारत से ज्यादा रेप होते हैं। खैर नहीं, पाकिस्तान में शरिया कानून लागू नहीं है, मैं आपकी जानकारी में बता दूं। मैंने जो कहा कि 2-4 देशों को छोड़कर बाकी सब में लागू है। इसमें जैसे पाकिस्तान है, दुबई है, कई सारे ऐसे देश हैं जिनमें इस्लामिक कानून लागू नहीं है। वो अपने तौर से मुसलमान देश जरूर है, लेकिन इस्लामिक कानून उनमें नहीं है। जिनमें इस्लामिक कानून है, यानी आप ये कह रहे हैं कि उन देशों में महिलाएं भारत की तुलना में ज्यादा सुरक्षित हैं? जिनमें इस्लामिक कानून है, आप सऊदी को, महिलाएं भारत की तुलना में ज्यादा सुरक्षित हैं वहां पर, ये कह रहे हैं? बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल। आप सऊदी का ले लीजिए, उसका आंकड़ा निकाल लीजिए, रेप का रेशो क्या है वहां, या तुर्की का निकाल लीजिए, ईरान का निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वहां के रेशो रेप के क्या है। वहां रेप होते ही नहीं है, वहां चोरी होती ही नहीं है, क्योंकि इतनी सख्त सजा है। अरे रशीदी साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? पूरे अफगानिस्तान की महिलाएं शरिया कानून आने के बाद वहां पर सड़कों पर उतर रही हैं। इतने दुर्दांत आतंकवादियों के आने के बाद वो सड़कों पर उतरी हुई हैं। उनको मालूम है उनकी क्या स्थिति होती है। ये जो जिहादी हैं, तालिबान के और दूसरे आतंकी संगठन हैं, ये कुंवारी लड़कियों को घरों से उठाकर ले जाते हैं। ये क्या महिलाओं का सम्मान? मेरा ये कहना है कि हमारा ऐसा मानना है कि शरिया कानून में अगर कुछ अच्छा है भी लिखा हुआ तो कम से कम तालिबान उसका पालन नहीं करता। देखो, शरीयत कानून जो है तालिबान के लिए भी है, ऐसा नहीं कि वहां के पब्लिक के लिए है। और इतने दुनिया में आइडेंटिफाइड लोग हैं तो उनको भी यही सजा है। वो लोग शरिया कानून आए चाहे कोई कानून आए, वो विश्व के लिए खतरा है, मानव जाति के लिए खतरा है। और वो लोग अगर इस प्रकार का अगर डिक्टेशन करेंगे तो कैसे देश सुरक्षित होगा और वहां के लोग सुरक्षित होंगे, पड़ोसी राष्ट्र सुरक्षित होंगे। चलिए, यहाँ मैं इनके अपने साथी से एक सवाल करना चाहता हूँ। कांग्रेस के नेता बताएं कि उनका स्टैंड जो है देश के साथ आपकी संसद के अंदर एक ऐसी महिला है या तालिबानी के साथ है, वो बताए। जो कांग्रेस ये बताए, कांग्रेस ये बताए कि वो देश के साथ है। असल में हमारी कोशिश है कि अफगानिस्तान के मसले पर सारी चर्चा केंद्रित रहे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की सिर्फ टोल स्टूडियो में देखने को मिली। आप दोनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और आपसे चाहूंगा, आप लोग बहुत अच्छे डिबेट्स में आपने मेरे साथ शिरकत की है, कि थोड़ी सी शालीनता अगर बनी रहे तो बेहतर होता है, क्योंकि उससे वक्त भी जाया होता है और व्यक्तिगत आक्षेप हमको शोभा नहीं देते। बहरहाल यहां पर मैं शुक्रिया करूंगा अपने सभी मेहमानों का। आनंद साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, संजय गुप्ता जी आपका भी धन्यवाद, डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े और मौलाना साजिद रश्दी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अफगानिस्तान में स्थितियां तेजी से परिवर्तित हो रही हैं, एक के बाद एक मीटिंग्स हो रही हैं, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और देश के विदेश मंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अफगानिस्तान की स्थितियों को लेकर एक कमेटी का गठन किया है। उस कमेटी की मीटिंग्स भी ऑलमोस्ट लगातार हो रही हैं। अंततः भारत का स्टैंड क्या होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि अपने आप में एक ऐसी पेक्यूलियर स्थिति पैदा हुई है जिसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस इस क्षेत्र में जरूर होंगे। अपने सभी मेहमानों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।